Hello everyone, this is Danish Faiz welcoming you again to the channel of Duty Society। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो, एक नई चीज़। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने हमारे प्रीवियस सेक्शन में देख रखा है, हम लोग AMU BSc को टारगेट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पेपर्स को टारगेट कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर हेयर टू अगेन डिस्कस आवर पेपर। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, नोइंग योर एनिमी इज विनिंग योर वॉर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम लोग पहले सिलेबस को देखेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि AMU BSc एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है या इसके बाद क्या स्कोप है, तो मैं आप लोगों को जरा दो मिनट का एक रिकैप देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब AMU से ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगी। आप PhD करने के लिए इंटरनेशनली जा सकते हैं। एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है AMU। ठीक है, तो आप इंटरनेशनली PhD कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वेरियस स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अगर आपने PhD में JRF स्कोर कर लिया या नेट आपने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, तो आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाके AP की जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। मोर ओवर रिसर्च इन साइंस कभी एंड नहीं होता है, ये एवरग्रीन ब्रांच है। रिसर्च इन साइंस अगर मैं बात करूं तो ये एवरग्रीन ब्रांच है, कभी एंड नहीं होता है और इसकी आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। यू ऑलवेज नीड टू नो न्यू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि AMU से BSc करना और एक जनरल इन कॉलेज से BSc करने में बहुत डिफरेंस आता है। ठीक है, डिफरेंस आपको सबसे पहली चीज तो यही आती है कि आपको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन नहीं मिलती है अगर आप जनरल कहीं से करते हैं, और अगर आप AMU से करते हैं यू गेट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इन ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटीज। सो इसी चीज के साथ मैं दानिश फैज ड्यूटी सोसाइटी के बिहाफ में आप लोगों को रूबरू करवाने आया हूं एक डिस्कशन के साथ, जिसका हम लोग कह रहे हैं सिलेबस डिस्कशन फॉर AMU BSc। ठीक है, अगर आप समझ गए कि सिलेबस क्या है और कैसा है तो यू हैव वन योर वॉर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। लेट अस से सबसे पहली चर्चा अगर हम लोग कर रहे हैं AMU BSc में, तो मैं आपको बता दूं कि AMU का BSc के अंदर दो डिफरेंट फैकल्टीज आती हैं। एक फैकल्टी आती है साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस कहलाती है बेटा ये, और एक फैकल्टी आती है फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है, तो आपको दो फैकल्टीज मिलेंगी, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस। इसके जो पेपर होते हैं, इसके 5 सेक्शंस होते हैं। हम लोग पिछले वीडियो सेक्शन में बात कर रखे हैं। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ वाली बात बता देता हूं। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी चारों का यहां डिस्कशन करेंगे, बट आपको इन 4 में से किन्हीं 3 को चूज करना है, जिसमें से 2 तो कंपलसरी है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज करनी है। मैथ्स और बायो में आप जो भी मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है। इंग्लिश अगेन कंपलसरी पार्ट होती है। इंग्लिश का सेक्शन की अगर हम लोग बात करें क्या आती है, तो सबसे पहला होता है वन अनसीन पैसेज। ठीक है, विथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा देखो बच्चा, ऐसा है, आप लोग जब क्लास 9, 10, 11, 12 से भी पढ़ते आ रहे होंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स में, तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब चर्चा करते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में, तो उसमें ऑन्टोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सब चीज़ों पे सवाल आती है। ठीक है, एक अनसीन पैसेज आपको किसी भी मैगजीन, किसी भी जगह से आपको उठा के दे दी जाती है और वहां से आपको सवाल बनते हैं। वोकैब की अगर मैं बात करूं तो वोकैब में आपको वही ऑन्टोनिम, सिनोनिम, इन पर बेस्ड सवाल रहेंगे। ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ग्रामर इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। टेंसेस, क्लॉजेस, गैप फिलिंग, एरर करेक्शंस ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस। अगर आपने इतनी चीजें कर ली, आपने मोर ओवर 25 में से 25 क्वेश्चंस सही कर जाएंगे। अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने का ना एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो आपको सिंपल चीज है, ड्यूटी सोसाइटी बहुत सारा प्रैक्टिस करवाती है। आप खुद बोलोगे सर बस, ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज में। ठीक है, तो हमारा मेन पार्ट में हम लोग एंटर कर रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है,
केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे 11 एंड 12 दोनों की हम लोग बात करेंगे, एक अलग डिस्कशन सेपरेट मैंने एंटिटी में करवा रखा है इसको, ठीक है, एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें क्लास 11 की थियोरीज में, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आएगी, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री होती है, कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है। हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एलिमेंट्री आइडिया है जो आपको जनरली भी होना चाहिए, ठीक है, वो आपको यहां पे पूछता है। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, ठीक है। मोल कंसेप्ट, माय डियर फ्रेंड, आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास बहुत स्कोरिंग पार्ट है, एंड वंस यू गॉट टू नो बाय आवर एक्सपर्ट फैकल्टीज, ठीक है, दीज थिंग्स आर जस्ट योर चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। मैं आपको बता दूं बहुत स्कोरिंग पार्ट है, इससे एक क्वेश्चन तो आप कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशंस, ठीक है, एंड इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहा हूं माइंड यू, ठीक है। स्टीशियोमेट्री एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टीशियोमेट्री, इन चीजों पर बेस्ड आपकी रहेगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? ठीक है। हाँ, इससे सवाल की अगर मैं बात करूं तो एएमयू बीटेक का भी बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है, माइंड यू। चलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भैया सबसे पहली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या चलती हैं, तो भैया इसके चलते हैं एटम के डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुई, ये सारी बातें। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इन पे बेस्ड सवाल रहता है, मॉडल्स पर रहता है, लिमिटेशंस रहता है। रदरफोर्ड मॉडल है, उनके लिमिटेशंस है। बोर मॉडल है, उनके लिमिटेशंस है। शेल्स एंड सब शेल्स क्या होते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या है, लाइट, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन या रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगेन बहुत बहुत कॉमनली बेस्ड सवाल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा याद आ रहा होगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड करने जाओगे, मोमेंटम नहीं फाइंड कर पाओगे। अगर आप एक्यूरेसी के साथ मोमेंटम फाइंड करने जाओगे, पोजीशन फाइंड नहीं कर पाओगे, ये अनसर्टेन है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर, अरे वो भी याद होगा, एसपीडीएफ वाला, ठीक है, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ह्यूम्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हाँ, ये सारी एलिमेनी के बारे में आपको सवाल रहेगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसको हम लोग काउंट करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान से करना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी पीरियोडिक टेबल पे अगर हम लोग बात करें, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड फॉलो होता है, कैसे अपन ने बनाया है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कौन कौन से ट्रेंड्स को फॉलो किस तरह से करता है, वो सारी चीजों की बात करते हैं। जैसे रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इनर्ट गैसेस ऑफ रेडियाई, आयनाइजेशन, इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक गेन, इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, उसको हम लोग नॉमेनक्लेट कैसे करते हैं, 100 के ऊपर का, वही अम्बियम वो वाला, ठीक है, याद आ रहा होगा यार, धीरे धीरे, ऐसी बात थोड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो उसकी एफिनिटी क्या होती है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या ले सकता है, उसकी बात हम लोग करते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अगेन बहुत स्कोरिंग पार्ट है, अगेन बहुत स्कोरिंग पार्ट है। यहाँ ड्यूटी सोसाइटी में आपको बहुत ही इनोवेटिव तरीके से केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसमें आपको ट्रिक्स बताए जाते हैं कि आपको कैसे केमिकल बॉन्डिंग्स निकाले जाते हैं, विद अ स्नैप आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड्स पैरामीटर क्या है, लेविस स्ट्रक्चर क्या है, पोलर स्ट्रक्चर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग कैसे देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर क्या है आयनिक बॉन्ड में, वैलेंस बॉन्ड, वीबीटी थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी, रेजोनेंस, ज्योमेट्री, वेस्पर थ्योरी, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग एसपीडीएफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, शेप्स हम लोग को टेट्राहेड्रल वगैरह वाला था ना, ठीक है, मॉलिक्यूलर एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक एटम्स, क्वालिटेटिव आइडियाज, हाइड्रोजन बॉन्ड,
हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, किसके साथ बनता है, उसकी क्या स्टेबिलिटी रहती है और किस तरह से वो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। वेरी गुड। फिर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग गैसेस एंड लिक्विड्स की बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, गैस लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, ठीक है, आइडियल बिहेवियर, एम्पेरिकल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ, इन सब लॉज के बारे में बात करते हैं। इन सब लॉज के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें फिजिक्स में भी होती है, नो डाउट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स की बात होती है। ठीक है, हम लोग सब स्टेट्स ऑफ मैटर में इसमें चर्चा करते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर हैं और कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर किस तरह से बिहेव करते हैं बच्चा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। अब सुनो एक बात, थर्मोडायनामिक्स बच्चा ऐसा है, ढंग से पढ़ लिया तुमने, ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में स्कोरिंग आ जाती है। बहुत अच्छी लेवल की सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सक्लूजन वाली बात होती है, वो मैं बता दूंगा जब आप यहाँ आओगे। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ते हो कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं, किस तरह का सिस्टम होता है, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, कैसा सिस्टम है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, प्रॉपर्टीज एंड स्टेट फंक्शंस, ये सारे आपको दिख रहे होंगे फिजिक्स के कंसेप्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और जीरोथ लॉ। ठीक है, आपको इन पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी और हीट, हेस लॉ, कांस्टेंट हीट समेशन, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन ऑफ एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन, आयोनाइजेशन, सोल्यूशन एंड डाइल्यूशन। ईच एंड एवरी टॉपिक आपको इन डेप्थ कवर करना है और हम आपको इन डेप्थ कवर करवाते हैं और करवाते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज क्या है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपका क्या बोलते हैं नॉलेजेबल वाला जो एक होता है ना, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बालक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिए या ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया गया तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए बेटा। इक्विलिब्रियम की बात करो, इक्विलिब्रियम की बात करो तो ला शार्टलेस प्रिंसिपल्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही आता है, आयनाइजेशन। ठीक है, पॉलीबेसिक एसिड्स, एसिड स्ट्रेंथ, कंसेप्ट ऑफ पीएच। ठीक है, आपको एक इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इसमें, इस पे सवाल रहेगा। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, और हेंडरसन्स इक्वेशंस क्या आपको बताता है। ठीक है, ये सारे सवाल होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन। सबसे डिफिकल्ट सवाल जो यहाँ पे बनते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर वाला बनता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कई तरीके हैं। उसके बाद बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, ये अगेन डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है, तो बैलेंस करने के हम लोग यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड्स पढ़ाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें लॉस एंड गेन्स में हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये मेथड्स आते हैं तो आप 2 सेकंड में बैलेंस कर लोगे। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप देखोगे, अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। जब प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें देखोगे कि दानिश सर ने जो हमारा डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन में बताया है वही आया है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन की चर्चा होगी इसमें। हाइड्रोजन बहुत बेसिक वाली बात है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना इसमें लेके ये नहीं करना, क्या बोलते हैं, हाजन बजल रूल नहीं है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कली, एल्कलाइन, अर्थ मेटल, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं और कैसे हम लोग चलाते हैं, ये हो गया सब। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो कैसे कैसे एलिमेंट्स बनाते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जनरली आपको सारे ट्रेंड में करने होते हैं। ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैं बताऊं, जीओसी जो है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके लिए बहुत अच्छा टाइम चाहिए आपको पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका सपना एएमयू बीएससी में एडमिशन है, अगर आप चाहते हो कि आप एएमयू में दिखे और आपके नाम के आगे अलीग शब्द जुड़ जाए, ठीक है, तब आपको मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री का ये पार्ट में आप कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम दीजिए। ड्यूटी आइए, यहां टाइम दिया जाएगा आपको विथ प्रॉपर गाइडेंस, टेस्ट्स और
एवरीथिंग इंक्लूडेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं चर्चा करूं बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये काफी डिटेल्ड वर्जन में हम लोग बात किया जाएगा इसमें, ठीक है, काफी डिटेल्ड वर्जन में बात की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक फिजन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है, बहुत फनी वे में भी बताया जाता है, हम लोगों में इसमें पढ़ते थे, ठीक है, कि वो आया, क्या बोलते हैं उसको, एक सौतन आई और सौतन आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बट गए, एक फनी वे है इसको समझने का, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशंस क्या है, किन्हें हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके बेनिफिट्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक क्यों कहते हैं ये भी समझना होता है हमें, ठीक है, तो हम लोगों को पता है जनरली कि उसमें एक अरोमा स्मेल होता है, एक डिफरेंट स्मेल होता है, ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पहचानने का एक तरीका होता है, ठीक है, आप उसमें साइक्लिक देखोगे, ठीक है। अच्छा, आपको टोटल 37 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस आपको बताए जाते हैं जो बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उनमें से यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेडल क्राफ्ट एल्किलेशन और एसिलेशन है, ठीक है, सल्फोनेशन है, ये सारी चीजें आती है इसमें। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अगेन थियोरेटिकल है कि आपका केमिस्ट्री का यूटिलाइजेशन कहां तक है इसके ऊपर बेस्ड बात होती है। फिर आता है क्लास 12 की थियोरेटिकल, ठीक है। सॉलिड स्टेट्स आप इसमें पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं यहां पर, ठीक है। पैकेजिंग इन एफिशिएंसी ये निकालना होता है। डायमेंशनल लैटिस, लैटिस का मतलब क्या होता है बेटा, याद करिए, लैटिस का मतलब होता है एड्रेस, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर कहां पे वो फाइंड होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। बैंड थियोरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, किस तरह के बैंड होते हैं, बैंड्स कैसे ओवरलैप करते हैं, उसका एक ग्राफ होता है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बता दूं, ठीक है, एएमयू बीटेक में भी उसका ग्राफ बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, उसमें बैंड में वाले में सवाल उसमें कई बार रह चुका है, सवाल रहता है इस बात से, ठीक है बेटा। चलो, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स आएंगे सवाल, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एलिवेशंस ऑफ बीपी, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, वैंट ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट, ठीक है, वैंट ऑफ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होता है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका कॉलराशेस लॉ, ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, लेड एक्यूमुलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स की तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अरे हाँ, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन नाम सुन रखा होगा, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ठीक है बेटा। चल, फिर आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पर हम लोग जनरली बात करते हैं, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री पर हम लोग जनरली बात करते हैं कि किस तरह का केमो ऑब्जॉर्बेशन, सस्पेंशंस, कोलाइड, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं, ब्राउनियन मोशन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पर बेस्ड होती है। और थोड़ी सी चीज़ें, जैसे अगर मैं बात करूँ टिंडल इफेक्ट, ठीक है, तो ये आपको फिजिक्स में भी देखने को मिल जाएगा। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शंस, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ों पे बात होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, पी ब्लॉक एलिमेंट में सारे एलिमेंट्स की एक बेसिक प्रिपरेशन मेथड रहती है। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, एलोट्रोपिक कंपाउंड्स, ये कंप्लीटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 17, 18, डी एंड एफ ब्लॉक, लैंथोनाइड, एक्टोनाइड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब आपको याद करना पड़ता है। वीबीटी, सीएफटी, ठीक है, इन सब के बारे में आपकी चर्चा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, तो इन पे चर्चा होगी कि हैलो एल्केन्स किसे कहेंगे, हैलो एरीन्स कैसे कहेंगे, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड या सब्स्टिट्यूशन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, यूजेस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड आइडोफॉर्म्स ऑफ फिरॉन्स एंड डीडीटी, इन पे चर्चा होती है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाइन, साइनेड, डायोजीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाले अगर मैं अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाली चर्चा करूं बच्चा, तो ये आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है, ये आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगा। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं हार्मोन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब इसमें आपको देखने को मिलता है। बात क्लियर है बेटा? चलो,
पॉलीमर्स, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सब के बारे में बात रहती है। अब जरा चर्चा हम लोग फिजिक्स के ऊपर करते हैं, ठीक है, चलो शुरू करें। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इससे भी पहले अगर आप दानिश सर से पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाया जाता है सम बेसिक कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे पहले ही कंक्लूड करता हूं, सम बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है, जिसमें मैं सारी चीजें ले लेता हूं। वेक्टर्स किसे कहते हैं, वेक्टर एडिशन कैसे होता है, ये सारी बातें जो होती हैं हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ पे भी हमारी बातें हो जाती हैं इसी टाइम पे। फिर आता है काइनामेटिक्स। बच्चा एक बात आपको मैं बता दूं, काइनामेटिक्स में जब अपन चल रहे होंगे तो इसे हम लोग दो सेक्शन में पढ़ते हैं, 1D मोशन एंड 2D मोशन। 1D मोशन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ के क्लास 9th के बच्चे, 9th रेगुलर के बच्चे जो NTSC बैच में एनरोल्ड होते हैं वो बना लेते हैं, ठीक है। 1D इतना आसान होता है, ठीक है। 2D थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपको वेक्टर नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप तुरंत मोशन इन 2D कंप्लीट कर लोगे, मतलब विद इन स्नैप बात खत्म हो जाएगा, ड्रॉप ऑफ हैट। लॉज ऑफ मोशन, या इसको मैं पॉपुलरली कहता हूं डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स is the branch of science which deals with the study of cause of the motion. Kinematics is the description of motion. ये cause of the motion की बात करता है। Laws of motion, अगर मैं बात करूं cause क्या है सर, तो force है। इस चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में कुछ टीचर्स एब्रिविएटेड फॉर्म में इसको कहते हैं NLM, ठीक है। फिर आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, बहुत छोटा और बहुत अच्छी बात है, बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत डिफिकल्ट सी बात है, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। फिर आता है मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, मतलब मैं जब इनके मोशंस की बात करूंगा तो मैं रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। फिर आता है ग्रेविटेशन, ठीक है। मैंने बोला ना अगेन हमारे 9th के बच्चे, अरे इतना हलवा है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें 9 से थोड़ा सा अलग हो जाती है ग्रेविटेशन वाले पार्ट पे, जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो ये कुछ चीजें अलग होती है। मोटा मोटी बेसिक कंसेप्ट वही होता है, कैपिटल G, स्मॉल g, ये सारी चीजें रहती हैं। स्मॉल g का वेरिएशन क्या है, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो अगर मैं बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की बात करूं तो इसमें हम लोग हर तरह के मैटर की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसको हम लोग KTG भी कहते हैं, ठीक है। KTG आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, इसी सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स में हम लोग वही स्ट्रेस, स्ट्रेन, उनका कर्व, ठीक है, हुक्स लॉ, ये सारी चीजों की बात करते हैं। लिक्विड में हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बर्नौली प्रिंसिपल है यहाँ पर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स की बात करूं, थर्मोडायनामिक्स अभी हम लोगों ने फिजिक्स में बहुत इन डिटेल डिस्कशन किया है। मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनामिक्स की पार्ट अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो थर्मोडायनामिक्स में ऑल अबाउट द बिहेवियर्स ऑफ मैटर, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली फ्लूइड्स, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम लोग चर्चा करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। फिर आता है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस, ठीक है, और KTG जो मैंने अभी कहा। ऑसिलेशन एंड वेव्स, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत छोटा और बहुत आसान है, ठीक है, छोटा तो है बट आसान नहीं है ऑसिलेशन एंड वेव्स। मैं आपको बता दूं, हम लोगों को पहले वेव्स के बारे में समझना पड़ता है कि वेव्स क्या है होते हैं, उनकी बिहेवियर कैसी होती है। इसमें हम लोग सब चीजें पढ़ेंगे, SHM, डॉपलर इफेक्ट, साउंड वेव, ठीक है, इलास्टिक वेव, नॉन इलास्टिक वेव, सब तरह के वेव्स हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, क्लास यहां से स्टार्ट हो गया, क्लास 12, यहां से बच्चा, ठीक है,
यहां स्टार्ट हो गया क्लास 12। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चार्ज क्या है, चार्ज के नेचर्स क्या होते हैं, चार्ज के बिहेवियर्स क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं चार्ज का कंजर्व चार्ज होता है कि नहीं होता है उसकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन क्या होता है, और दो चार्जेस एट रेस्ट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। ये सवाल बहुत पॉपुलर रहते हैं। एक आइसोलेटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, एक अनआइसोलेटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे उनका बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। नाउ अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो मैं इसका एक जैसे यहाँ स्टैटिक्स है वैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स तो बालक एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब हुआ रेस्ट, एट रेस्ट, ठीक है, और डायनामिक्स का मतलब हुआ एट मोशन। तो चार्ज एट मोशन बढ़ रहे होते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कि एक कंडक्टर के अंदर जब चार्ज मूव कर रहा होता है, कंडक्टर के अंदर जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसका मोशन कैसे होता है, किन चीजों पर बेस्ड होता है, करंट या पोटेंशियल क्या क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो मैं जब पढ़ाता हूं बच्चा तो मैं सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पढ़ाता हूं, मैं यहां पर एक बफर जोन ले लेता हूं, मैं एक यहां पे बफर जोन ले लेता हूं जिसको मैं बफर चैप्टर्स भी कहता हूं। मैं यहां पर पढ़ाऊंगा आपको सारा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो बच्चा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा पार्ट है कि यहां पर डाल दी जाती है हीटिंग इफेक्ट। टीचर्स आमतौर पे ये काम कर लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट को यहां पर एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़ा के बात खत्म कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बात उसको पढ़ाते हैं, वहीं पर मामला रफा दफा कर देते हैं वो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं इसको कंप्लीट एक बफर जोन ले लेता हूं जिसमें हीटिंग इफेक्ट के बाद मैं थोड़ा एक लेक्चर भी नहीं, आधा लेक्चर की मैं बात करूंगा, केमिकल इफेक्ट की मैं बात करता हूं, केमिकल इफेक्ट यहां पढ़ा देता हूं, ठीक है। केमिकल इफेक्ट पढ़ाने के बाद एक कंटिन्यूटी हम लोग लेते हैं यहां से, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हमारा यहां पर आप चैप्टर देख रहे हो। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट में जाने से पहले मैं आपको पढ़ाता हूं व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट कैसा होता है, मैग्नेट का बिहेवियर कैसा होता है, यहीं पर मैं पढ़ा देता हूं। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या होती है, चैप्टर है माय डियर, सवाल आता है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बताइए, सस्पेक्टेबिलिटी बताइए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बताइए, ये सवाल रह चुका है, ठीक है। मैं जब सॉल्व करूंगा पीवाईक्यूज आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये सवाल रह चुके हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में बात करता हूं, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म में आता हूं। यहां से आगे बढ़ते हैं, तब ये जो आप चैप्टर देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैं इसी को चौथे इफेक्ट में डाल देता हूं, और हमारा चौथा इफेक्ट है मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहां पे मैं आपको जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, देखो कुछ डिलीटेड पार्ट है इसमें, ठीक है, बट स्टिल मैं पढ़ाता हूं। कारण ये है कि जब आपने साइंस पढ़ लिया तो एप्लीकेशन क्यों नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सिर्फ साइंस पढ़ना हमारा पर्पस नहीं होता है, हमारा पर्पस होता है साइंस का एप्लीकेशन को समझना, एप्लीकेशन को लगाना, ठीक है। तो अब अगर हम साइंस पढ़ लिए, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड देम, व्हाई डोंट वी स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ दैट साइंस। सो मुझे उन बच्चों से खास करके एक प्रॉब्लम जैसी बात आप कह लें, एज अ टीचर मैं आपको बात कह रहा हूं कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो और टेक्नोलॉजी उसका एप्लीकेशन को नहीं पढ़ना चाहते हैं, आई डोंट थिंक दैट यू क्वालिफाई एज अ स्टूडेंट, ठीक है। साइंस का पर्पस यही होता है। फिर आता है इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग चीज, ठीक है, इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, और ऑप्टिक्स के बीच में ये करता है। ऑप्टिक्स हम लोग कह रहे हैं ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में आज तक क्लैरिटी नहीं है, कि लाइट कैसा वेव में आता है, वेव है या पार्टिकल है। तो हम लोग उसको पहले थोड़ा सा एक वेव नेचर पढ़ते हैं। तो वेव नेचर जब उसका हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हम लोग उसके लिए जानना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स आते हैं। ऑप्टिक्स में मैं पढ़ाता हूँ तो 4 सेक्शन के अंदर पढ़ाता हूँ।
ठीक है। एक सेक्शन पढ़ाता हूँ रिफ्लेक्शन कंप्लीटली डिफरेंट, एक सेक्शन पढ़ाता हूँ रिफ्रैक्शन कंप्लीटली डिफरेंट, थर्ड सेक्शन में पढ़ाता हूँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट, चौथा सेक्शन पढ़ाता हूँ सम मिसलिनियस टॉपिक जिसको मैं कहूँगा डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, इन सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पर होती है। फिर आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर, अगेन इन्हीं चीज़ का बफर है। एटम्स एंड न्यूक्लियाइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्लीटली यहाँ से आपका मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है। एलिमेंट्री पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है, एलिमेंट्री आइसोलेटेड पार्ट है, कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाइज कंप्लीटली डिफरेंट है, इसका कनेक्टिविटी इसके साथ नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग कंप्लीटली न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अगेन मैं यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ाता हूँ। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्लीटली अलग है, सेमीकंडक्टर वगैरह वाली चर्चा होती है। ये पूरा चैप्टर थियोरेटिकल और कम्युनिकेटिव सिस्टम्स पर बेस्ड है, पूरा का पूरा सिस्टम उसी पर बेस्ड है। बात क्लियर है? बात क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, देख लो मैंने फिजिक्स का सिलेबस उतना डिटेल नहीं दे रखा था एएमयू ने, बट स्टिल मैंने बहुत डिटेलिंग में डिस्कशन की है बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? आगे बढ़ूं? ठीक है, वेरी गुड। चलो तो देख लो, तुम्हारे कहने पे आगे बढ़ रहे हैं, हाँ मेरे कहने पे तुम आ जाना भाई। ठीक है, अब मैं तुम्हारे कहने पे आ रहा हूँ, यही है दुनिया यार, यही चलती है। ठीक है, हाँ, मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ठीक है, मैथमेटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? द लैंग्वेज ऑफ गॉड कहा जाता है मैथमेटिक्स को। तो जब मैथमेटिक्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर की बात कर रहे हैं सेट्स। अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट्री आइडिया है सेट्स का एलिमेंट्री आइडिया है। ठीक है, जिसमें हम लोग सेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। सेट्स के बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चा अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस इससे नहीं पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शंस नहीं पढ़ा है बच्चा, तो मैं आपको बता दूं आपको कैलकुलस में बहुत इशू आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप फंक्शंस यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़े। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है। अगेन माइंड यू, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड मैथमेटिकल विजार्ड कहने वाले टीचर है। ठीक है, जब आप आएंगे तो उनसे मिलेंगे, उन्हें हम लोग पॉपुलरली मैथमेटिकल विजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथमेटिकल विजार्ड कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पढ़ाते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन देखो एनसीईआरटी से डिलीटेड पोर्शन में रह गया है अब। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा इसमें सवाल नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो स्कोरिंग होता है, कोई बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि नाम आपको बता रहा है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात आयोटा की प्रॉपर्टीज और उसके वेरिएशंस और सम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यूजिंग एन इमेजिनरी नंबर, इस सेक्शन में हम लोग इसको करते हैं। फिर आता है लीनियर इनइक्वालिटीज, अगेन वेरी इजी चैप्टर, मैं इसको इजी की कैटेगरी में डालता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन वेरी इजी, इसको इजी की कैटेगरी में डालता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज की अगर मैं बात करूँ तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 है तो हम लोग उसको लीनियर कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इनइक्वालिटीज कहने का मतलब वहां पे इक्वेशंस नहीं है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, कोई एक बड़ा कोई एक छोटा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा? 2 है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं। क्लियर है? चलो अच्छा देख लेना, एक बात मैं बता रहा हूं, जो बच्चा मैथ्स वाला सेक्शन देख रहा है, ठीक है, वो बायोलॉजी वाला सेक्शन ना देखे और जो बच्चा बायोलॉजी वाला सेक्शन पे ध्यान देना है जिसको, ठीक है, वो ये वाला पार्ट स्किप करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज की बात करेंगे। एपी जीपी ये सब इसमें सवाल रहता है। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, नो डाउट मैं इसको मॉडरेट की सेक्शन में डालता हूँ कि हाँ मॉडरेट रहता है, इससे सवाल अच्छे भी बनाए जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगेन मॉडरेट है। ठीक है, बहुत फेवरेट टॉपिक नहीं है एमयू बीएससी में, मॉडरेट है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ठीक ठाक है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन, इससे सवाल रहता है और मैं इसको बहुत टफ कैटेगरी में नहीं रखूंगा। मैं अपने यहाँ की फैकल्टी को देखते हुए दिमाग में आपको बता रहा हूँ, मैं इसको इजी की कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, सर्कल्स कोनिक सेक्शंस ठीक ठाक अच्छा है, मॉडरेट कैटेगरी है दोनों का। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टफ कैटेगरी में रख रहा हूं बच्चा, इस चैप्टर को हल्के में लेने की गलती कर मत लेना। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट भी बनता है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार लोगों से परम्यूटेशन लगाना, कॉम्बिनेशन लगाना यही नहीं समझ आता है। ठीक है, तो बहुत मैं इसको टफ की कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा। बाइनोमियल थ्योरम, इसको टफ भी नहीं कहूंगा, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, लेंदी कहूंगा। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं आपको लेंदी की कैटेगरी में रखूंगा बाइनोमियल थ्योरम। मैथमेटिकल रीजनिंग इजी की कैटेगरी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इजी की कैटेगरी है बच्चा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, हाँ ये टफ है,
ये टफ है माय डियर, इसे हल्के में मत ले लेना, ठीक है। 3D ज्योमेट्री एक अच्छा खासा डिफिकल्ट लेवल बनता है, ठीक है। फिर आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स जो आपने यहां पढ़ लिया या फिजिक्स में पढ़ लिया तो आपको ठीक ठाक लेवल पर काम हो जाता है। बस ये है कि आप इसका एक डिटेल्ड वर्जन यहां पर देखते हो, मैथमेटिकल टूल कहते हैं ना इसको, तो ये आप यहां पर देखते हो। देखो मैं ना एक क्लास में ना जनरली एक बात बहुत कॉमनली कहता हूं, ठीक है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथ्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फेमिनिस्ट लोग नहीं आ जाना, ठीक है, कि कमेंट सेक्शन में आ गए कि हाँ दानिश सर फेमिनिज्म पे बात नहीं कर। द थिंग इज कि जो क्वीन होती है उसका काम होता है किंग को सर्व करना, किंग का काम होता है रेल्म को सर्व करना, रेल्म कहने का मतलब द वर्ल्ड को सर्व करना। तो क्वीन सर्व करती है किंग को, तो मैथमेटिकल टूल्स जो होता है बेटा, ठीक है, उनका काम है कि वो फिजिक्स को सर्व करे, फिजिक्स में सॉल्यूशंस जनरेट करने में हेल्प करे, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, वेक्टर्स उसी में उसी कैटेगरी में आ जाता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, अगेन इसको इजी मत लेना, मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, इसको हल्के में लेने की कोशिश करना मत बेटा, ठीक है। ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी समझ गए और हमारे सर से पढ़ लिया, मैं इसको इजी बोलूंगा। अच्छे अच्छे टीचर्स की मैं बात बता रहा हूं, अच्छे अच्छे टीचर्स की हालत खराब कर देते हैं उन्होंने। प्रोबेबिलिटी में कई बार उसके खास करके थियरम्स परेशान कर देते हैं, ठीक है। बट मैं आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बात कहता हूं कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी यहां पढ़ लिया और समझ लिया, आपके लिए हलवा है, ठीक है। विद इन अ स्नैप आप क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहां से, अब मैं बात करना चाहूं फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, अरे मजेदार पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिस पार्ट को हम लोग कहेंगे कैलकुलस। अगेन ये हमारी क्वीन की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। हाँ, फिजिक्स का मेन पर्पस होता है कैलकुलस, न्यूटन ने ही लिखा है इसको, ठीक है। जब वो मोशन वाले चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तभी उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो कैलकुलस हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन अच्छा खासा लेंदी पार्ट है, मैं पूरा कैलकुलस की बात बताऊं, कैलकुलस को ठीक ठाक ढंग से पढ़नी है और अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है तो 2 महीना तो सिर्फ इसके लिए आइसोलेट कर लो, पूरा कैलकुलस के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, ये सारे पार्ट यहां तक कि आप कंप्लीटली आइसोलेटेडली कैलकुलस में कंसीडर कर सकते हैं। अगेन फिर पार्ट आता है, ठीक है। अगेन हम लोग फिर एक पार्ट की बात करेंगे, वेट अ मिनट, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आता है बायोलॉजी। ओहो ओहो, द स्टडी ऑफ लाइफ। व्हाट इज लाइफ? तो लाइफ हम लोग कहते हैं, ठीक है, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस गोइंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। नाउ द थिंग इज, सर इतना हैवी टर्म्स आपने बोल दिया, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, दिमाग खराब हो रहा है सर, ठीक है। हमारे पास इस चीज का दिमाग खराब करवाने का आपके पास इलाज है, ठीक है। मर्ज हमने दिया, इलाज भी हम ही देंगे, ठीक है। हमारे पास एक डॉक्टर है, ठीक है, जो इस इलाज को देते हैं, ठीक है, और वही डॉक्टर साहब आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन में, सबसे पहले क्लास 11 की बात करें, ठीक है। तो बॉटनी आती है, बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। बेसिक है, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। डोमेन सिस्टम, टैक्सोनॉमी सिस्टम्स क्या है, स्टडी ऑफ म्यूजियम्स, ठीक है। जोलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन। इस पे आप एक क्वेश्चन मान के चल सकते हो, मैं वो भी बहुत हेजिटेटिंग के साथ आपको ये बात कह रहा हूं, ठीक है। आप इसमें एक क्वेश्चन मान के चल सकते हो कि हाँ इस पार्ट से एक क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा ये नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं, ठीक है। नाउ थिंग इज, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है, हाँ इस पे तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं भाई, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक क्वेश्चन कंफर्म मान के चलो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एक क्वेश्चन मान के चलो इसमें भैया। सेलिएंट फीचर, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, ठीक है, लाइकेंस, वायरस, वायरॉइड्स, इन पे सब पे सवाल रहेगा, ठीक है। प्लांट किंगडम एक क्वेश्चन, अगर देखो यहां से नहीं पूछता है तो जनरली सवाल आपका पूछता है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट से सवाल आता है, एनाटॉमी पे सवाल रहता है, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा देना है। तो प्लांट किंगडम को आप पहले समझिएगा, तभी आप उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बारे में समझ पाएंगे, अदरवाइज ऐसे तो नहीं समझ आना फिर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम पे, किसकी चर्चा होगी बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो
फिर आता है एनिमल किंगडम पे। एनिमल किंगडम पे भी सवाल, नॉन कॉर्डेटर्स, फाइला लेवल कॉर्डेट्स। आपको यहाँ ड्यूटी सोसाइटी जो डॉक्टर साहब हैं जिनको हम लोग कहते हैं, देखो अलीगढ़ आएंगे ना तो डॉक्टर साहब नहीं कहते हैं, ठीक है। अलीगढ़ का मैं आपको कॉमन बात एक बात बताता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर साहब कहा जाता है। जनरली हम लोग किसी को भैया भाई करके नहीं बुलाते हैं, हम लोग बुलाते हैं कप्तान, ठीक है। तो तुम लोग हो गए हमारे कप्तान या चीते, ठीक है, चीते कहे जाते हैं। ये कुछ टर्म्स है अलीगढ़ की भाषा के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, हमारे डॉक्टर साहब इसमें पढ़ाएंगे तो आपको ये क्लास लेवल तक का नॉलेज देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फाइलम तक बता के छोड़ दिया, नहीं, क्लास लेवल तक की बात होती है, ठीक है। कि हाँ हम लोग इसे जस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात कर लिया, नहीं, क्लास इंसेक्टा की भी बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी चर्चा होगी, ठीक है, कि क्या प्रॉपर्टीज होती है। आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस मिलता है और वो भी एक बहुत अच्छा ट्रिक फॉर्मेट में आपको इन डेप्थ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। इनमें इन्फ्लोरेसेंस मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से फ्लावर्स अरेंज होते हैं और उनको क्या नाम देते हैं, हम लोग उनकी बात करते हैं। एनाटॉमी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, रूट स्टेम लीफ टिश्यूज कि इनके किस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं, उनके बारे में हमारी बातें यहाँ पर होनी है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करें तो बच्चा मैं आपको बता दूं इसमें कुछ जैसे कॉकरोच की पार्ट अगर मैं बात करूं तो ये ब्रीफ अकाउंट है, बट नीट के लिए पर्पज से भी तैयारी। अब देखो बहुत सारे बच्चे जो बीएससी भी देते हैं ना वो नीट भी देते हैं, ठीक है, वो नीट भी देते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि एडिशन है, आपको ये करना पड़ता है, ठीक है, आप इस पर ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। नाउ द थिंग इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है, सम बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स। तो अगर मैं बेसिक्स की बात करूं बेटा तो सेल सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बारे में हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। देखो प्रो का मतलब होता है ओल्ड, एंशियंट, ठीक है, और यू का मतलब होता है ट्रू सेल्स, ठीक है। इनमें वो पढ़ा होगा आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। प्रोकैरियोट्स आमतौर पे कहां मिलेंगे बच्चे, हाँ वो बहुत हार्श एरिया में रहते हैं, ठीक है, जैसे वॉल्केनिक वेंट्स में रहेंगे, सलाइन में रहेंगे, मार्शी एरिया में रहते हैं, बहुत हाई पीएच लेवल जगहों पे रहते हैं वो, ठीक है। तो हम लोग उनके बारे में इसमें पढ़ते हैं। प्लांट सेल्स, ठीक है, एनिमल सेल्स, सेल एनवेलप, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, इन सब का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बेस्ड पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस, इन पे बातें होती हैं। क्लियर है बेटा, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपका यही बायोमोलिक्यूल्स वाला सेक्शन याद होगा, अभी मैंने केमिस्ट्री वाले पार्ट में भी कहा था, ठीक है। वहां हम लोग केमिकल चीजें पढ़ते हैं, यहां बायोमोलिक्यूल्स में ऐसी बात नहीं होती है बेटा, यहां ऐसा नहीं समझना बायोमोलिक्यूल्स में ऐसे हल्के फुल्की सी बातें हो गई, यहां न्यूक्लियस पर बेस्ड बातें होगी, ठीक है। और सिर्फ न्यूक्लियस पे बेस्ड बात नहीं होगी कि वो बने किस चीज के हैं, पेप्टिडोग्लाइकन है कि पेप्टिडोग्लाइकोलोस है, ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ इस्तेमाल होता है, चिटिन क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं हम लोग कि किस तरह से चीजें बनती हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स किस तरह के बने हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स कैसे बने होते हैं, ये सारी चर्चा आप यहाँ करते हो, ठीक है। फिर आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दिख रहा होगा बहुत छोटा पार्ट है, हल्के में नहीं लेना, बेसिक सही है। ये नहीं पढ़ा, रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ पाओगे, जेनेटिक्स नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आपको पढ़ना होगा कि आपका जी फेज क्या है, जी नॉट फेज क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फेजेस क्या होते हैं, कितने फेजेस होते हैं उसमें, मियोसिस 1 क्या है, मियोसिस 2 क्या है, ठीक है, डैक्योटोन्स क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती है सेल साइकिल में, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा बट छोटा है नहीं, ये इन डेप्थ इन डिटेल्ड पार्ट, मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा बेटा, आप भी इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना। इस चैप्टर को छोड़ के आगे बढ़ोगे, एक चैप्टर नहीं आपका 2-3 चैप्टर साथ में छूटेगा, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना, इसको कस के पकड़ के रखना है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। इसमें हम लोग इम्बाइबेशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन कैसे होते हैं, किन तरह के होते हैं, ट्रांसलोकेशंस ऑफ मिनरल्स क्या है, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ वैप, ये सारी चीजें हमारी इसमें बात होती हैं, ठीक है। मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या कहता है,
ठीक है, हाइपोथेसिस माइंड यू, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया गया अब, ठीक है, बट पढ़ना है हमें, बेसिक तो पढ़ना है हमें। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम, जाइलम कैसे हेल्प करता है इसमें, ये सारी चीजें हम लोग पढ़नी है। फिर आता है मिनरल न्यूट्रिशंस। हम लोग न्यूट्रिशंस को किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? मैक्रो न्यूट्रिशंस किसको कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री आइडियाज क्या है, हाइड्रोपोनिक्स कैसी टेक्निक है, ठीक है। स्टडी मटेरियल्स हम लोग अगर इस पे बात करें, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों की बात होती है। अगेन फोटोसिंथेसिस, मैं कह रहा हूं कि अगर आप मैथ्स वाले भी हो और यहां तक आ गए हो वीडियो में, अगर आप वीडियो में यहां तक आ भी गए हो, तब भी मैं आपको एक बात बता दूं कि फोटोसिंथेसिस तो तुम जानते ही हो क्या होता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस के फेजेस क्या होते हैं, पिगमेंटेशंस किस तरह से लेते हैं, केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, C3 C4 पाथवे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, रेड ड्रॉप क्या होता है, कैसे आता है, कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। डार्क फेज रिएक्शंस क्या होते हैं, लाइट फेज रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनके सारे पाथवेज, इनके सेक्शंस आपको सब पढ़ने। क्रेब्स साइकिल आपको इनोवेटिव वे में हमारे डॉक्टर साहब बता देंगे। बात क्लियर है? अच्छा हाँ, मैं डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, PhD वाले डॉक्टर साहब की नहीं बात कर रहा मैं, हाँ मैं MBBS वाले की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ध्यान से रखना। चलो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, तो हम लोग TCA साइकिल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, एरोबिक है कैसा है, ATP मॉलिक्यूल्स, एम्फियोबॉलिक पाथवेज, इन सब चीजों के बारे में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुआ हमारा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अभी चल रहे थे इसमें, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। ABA एबिस क्या होते हैं, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, ठीक है। रीडिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बातें होती है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करूँ, क्लास 10th में आप सभी बायोलॉजी पढ़ के आए होंगे, उसमें एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, पहला चैप्टर है। बच्चों को लगता है एक चैप्टर है, बच्चा वो एक चैप्टर भी ना है, ठीक है। वही चैप्टर्स का आप यहाँ पे देख रहे हो, कंप्लीट लाइफ प्रोसेसेस यहाँ पर है, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है यहां से यहां तक की बात हो गई, ठीक है। फ्रॉम टीथ, टाइप ऑफ टीथ, थीकोडोंट है, हेट्रोडोंट है, डिफियोडोंट है, क्या है, किसे कहेंगे डिफियोडोंट, किसे कहेंगे थीकोडोंट, किसे कहेंगे हेट्रोडोंट, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ क्या है, हाँ। डेसिडस टीथ क्या होता है, टीथ से बात स्टार्ट होगी, टंग पे जाएगी, सलाइवरी अमाइलेज पे जाएगी बात, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज क्या क्या करता है, क्या क्या सिक्रीट करेगा, कैसे उसका डाइजेशन होगा, 70% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्यों हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, माउथ में बन गया बोलस, बोलस बनते हुए वो एलिमेंट्री कनाल से होकर गुजरा, ठीक है। हमारा एलिमेंट्री कनाल से हो गया, सबसे पहले मिला कार्डियक स्पिंटर, कार्डियक स्पिंटर से हो गया स्टमक में, स्टमक के भी 3 पार्ट है, वहां कौन कौन से केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, कौन कौन सा डाइजेशन हो रहा है वहां, उसके बाद फिर वो निकलेगा पैरोलिक स्पिंटर से होता हुआ, पैरोलिक स्पिंटर से होता हुआ जाएगा वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा है, वहां क्या है, विलाई क्या करता है, किस काम में आता है, वहां से जाएगा फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनल स्पिंटर से यू विल एक्सक्रीट आउट, जो पूरे ब्लड में मिला उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज गैलेक्टोज किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके उसको स्टोर कहां करेंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा वहां से कैसे लेंगे, ये सारी बातें इसमें आती है। कंप्लीट डाइजेशन से लेकर एसिमिलेशन तक, ये सब पढ़ने के बाद आप पढ़ते हो उसके बाद डिजीजेस रिलेटेड क्या है, इससे कौन कौन सी डिजीजेस रिलेटेड है, ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। फिर आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, हाँ ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या होता है, तो इसमें भैया हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें रिक्वायर है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग डिजीज पढ़ते हैं। फिर हम लोग आता है ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज की बात कर रहे हैं सर, कौन सी कनेक्टिव टिश्यू सर, ब्लड हो गया, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ हो गया, लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इन सब चर्चा ये होगी कि हाँ पहले तो ब्लड की अगर बात करें, मेजर तो हमारा वही है, तो हार्ट हमारा कैसा होता है, हार्ट हमारा कैसा होता है, तो अगर मैं बात करूं हार्ट की हम लोग बात करें तो हम लोग जनरली देखो ऐसे करके हार्ट बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें एक सेक्शंस बना लेते हैं। हाँ तुम लोग को हार्ट बनाने बोलेंगे, तुम लोग ऐसे बना ले, गलत है ये, मत बना, बंद करो यार इसको, बना ऐसे बनता है हार्ट,
ठीक है, हाँ ध्यान रखना इसको, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना। 4 चेम्बर का हार्ट होता है, 4 चेम्बर का हार्ट होता है, ठीक है, ऊपर हम लोग वेंट्रिकल और ये कहते हैं ऑरिकल कहते हैं, नीचे वेंट्रिकल कहते हैं। SAN क्या होता है, सीनो ऑरिकुलर नॉट, इस पे सवाल रह चुका है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट होते हैं, ये सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। ECG क्या बताता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है, हार्ट फेलियर किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजिना पेक्टोरिस चेस्ट पेन को कहते हैं, जिसमें कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं, तो वहां पर हम लोग किडनी क्या करता है, हमारा फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ADH क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है, किस मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है ये, ठीक है, कैसे ये काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स क्या होते हैं, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन किन साइकिल्स पे होता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनली किसे कहते हैं, सारे सवाल यही। अगेन मैं आपको ईच एंड एवरी टॉपिक बता रहा हूं बच्चा, ईच एंड एवरी टॉपिक, आपको इन डेप्थ नॉलेज कहां तक होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप AMU BSc में मनचाहा ब्रांच ले लो, मैं सिलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं ड्यूटी सोसाइटी में कभी सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं होती है, यहां बात होती है सिंगल डिजिट रैंक की, कौन ला रहा है, ठीक है। हमेशा हम लोग फर्स्ट डे से हमारा सवाल रहता है हु इज गोइंग टू स्कोर अ सिंगल डिजिट रैंक, ठीक है, हमारा फर्स्ट एंड प्राइम टारगेट होता है ये, ध्यान सुनना ये बात, ठीक है। तो मैं आपको वही इन डेप्थ की बात बता रहा हूं। डायबिटीज मिलाइटिस क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, कब हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, क्यों ऐसे ठीक करते हैं, हॉर्न ऑफ लैग्रांज क्या है, ये सारी बातें यहीं पर होनी है, ठीक है बेटा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करूं, स्केलेटल मसल्स, मसल्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने मसल्स हैं, कितनी हड्डियां हमारी, ठीक है, कौन सी हड्डियां कहां पर है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, आर्थराइटिस क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, टेटेनी क्या होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों की बातें हम लोग इस चैप्टर पे ही करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, बहुत लोगों का फेवरेट, बहुत सारे जो अभी क्या बोलते हैं नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हाँ, वो दिमाग में पहले दिन बैठा के चल रहे होते हैं कि ऐसा है, हाँ पहले तो देखो ऐसा है, जब वो बायो पढ़ेंगे, ठीक है, बायो पढ़ती है बोलेंगे हम बनेंगे न्यूरो सर्जन, को बोलेगा कार्डियो सर्जन, लड़कियां बोलेंगे कार्डियो, लड़के बोलेंगे न्यूरो, ठीक है, और ठीक है। अब देखो जिसके पास जो है वो वही करेगा ना, ठीक है, डोंट जस्ट अ जोक, ठीक है। सो द थिंग इज, लड़कियां बोलती हैं सर हम कार्डियो करेंगे, लड़के बोलेंगे सर हम न्यूरो सर्जन बनेंगे, ठीक है, बायो पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। जैसी फिजिक्स में आते पहला चैप्टर बोलते ओहो न्यूरो सर्जन कर रहे एम्स दिल्ली से, ठीक है, पहला चैप्टर आसान। काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते बोलते हैं हाँ हम तो इसी में पढ़ेंगे अब, ठीक है। काइनेमेटिक्स में जैसे 2D में जाते हो कोई बात नहीं, ठीक है, एम्स पटना भी अच्छा है, एम्स भुवनेश्वर भी अच्छा है यार, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे NLM कंप्लीट होता है, ग्रेविटेशन के बाद जब बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो बोलेंगे नहीं देखो ऐसा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही होता है, ठीक है, अब हम एम्स से करें या JNMCS से करें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क पड़ता है, ऐसे माइंड यू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जैसे 11 खत्म होता है 12 स्टार्ट होता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री स्टार्ट होती है इधर सॉलिड स्टेट लैटिस वगैरह वाला, ठीक है, जैसे ही स्टार्ट होता है बोलते देखो ऐसा है कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे, JNMCH मिले ना मिले, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एंड होते होते जब टेस्ट सीरीज लगाने जाते हैं, टेस्ट सीरीज में नंबर आते हैं, तो शुरू में तो नंबर आ रहे होते हैं 600, 650, 700, ठीक है, यहाँ तक भी जा रहे होते हैं। जब फाइनल टेस्ट सीरीज तक में आते हैं बच्चा बोलता बस मेडिकल हो जाए, MBBS, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि यहाँ से बात आती है न्यूरो सर्जन से, तो जब आप इसको देखते हो तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट लविंग द नेचर, यू आर गोइंग टू बिलीव इन गॉड, कि इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी इंसानों के अंदर, ठीक है, ऐसी ही नहीं डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पढ़ना होता है, ठीक है, कि सारी हमारी जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, अब देखो दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ते हैं ऊपर वाले पार्ट में, और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो कंप्लीट हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं वो हम लोग इसी में यहाँ पे पार्ट कर रहे होते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन्स क्या होते हैं और किस तरह से फंक्शंस करते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल कहाँ लोकेटेड है, क्यों फंक्शन करते हैं, ऐसे हार्मोन क्यों सिक्रीट करते हैं, हार्मोन का क्या क्या मेकअप है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, इन सब चीज़ों के बारे में बातें होंगी, ठीक है। फिर आता है क्लास 12 और आता है आपका फेवरेट चैप्टर, ठीक है, क्लास 12 आता है और आपका आएगा फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाँ सिर्फ आपका ही नहीं है, आपका ही नहीं है बेटा, हाँ पूरे ऑर्गेनिज्म का, जितने ऑर्गेनिज्म आए हैं इस दुनिया में, हाँ मैं बता रहा हूं उनका वाहिद मकसद यही है, टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और इसको करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपका फेवरेट पार्ट होने वाला है,
ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, ये हम लोग जनरल बातें करते हैं, बर्डिंग वगैरह वगैरह वाली, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगेन, ओए होए, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक ठाक बोरिंग कर देता है आपको, सर जल्दी आओ ना, मेन पार्ट में आ गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये लो, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें बात होती है टेस्टिस की, इसमें बात होती है ओवेरी की, इसमें बात होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उनके बेस पे क्या क्या हम लोग चीजें करते हैं, ठीक है, वो सारी बातें होनी है, ठीक है। फिर बेबी कैसे बनता है, ठीक है, बच्चा, ठीक है, तो यही है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल फॉर्मेशन, ठीक है, पर्चुरेशन, मतलब एक लैक्टेशन, आप नॉर्मल बिहेवियर तक में तो पहुंच जाओगे, ठीक है। पर्चुरेशन, लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्री आइडिया पढ़ते हैं लैक्टेशन के बारे में। एनसीईआरटी में भी आप देखोगे लास्ट में एकदम छोटा सा सेगमेंट है, ऐसा डिटेल पार्ट इसमें नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ्स वाले को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए कि कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग मेंटेन करते हैं, व्हाट आर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, व्हाट आर बर्थ कंट्रोल, सहेली क्या होती है, सहेली कैसे काम करती है, कहाँ डेवलप किया गया, सीडीआरआई लखनऊ कहाँ है, ये सारे सवाल इसमें आते हैं। इसमें मैं बात कर रहा हूँ नीट की, ठीक है। जनरली यहाँ एएमयू में बहुत ज्यादा वैसा डिटेल सवाल नहीं आता है। एमटीपीज क्या होते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज क्या है, एमनियन सेंटोसिस कैसा टेक्निक है, और ये बैंड क्यों है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बार बॉडी टेक्निक के बारे में हम लोग यहीं पे बात करेंगे, कब, जब हम लोग जेनेटिक्स में जाएंगे, ठीक है। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट, जाइगोट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट, एलिमेंट्री आइडिया, ठीक है, ये सब गैमीट्स की हम लोग बात करते हैं, जिसका हम लोग ये करते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सबको जिसको होना चाहिए उसके बारे में इस चैप्टर में बात करता है। अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर भले ही आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन हेल्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, हमारा पर्सनल जब इंटरेस्ट आता है हाउ टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, तो हाउ टू ट्रांसमिट वाला तो बात हो गया, ठीक है। हाउ इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो आता है आपका इस पार्ट में, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, ठीक है। जेनेटिक में भी अगर मैं बात करूं तो दो तरह में हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन जेनेटिक्स की, जिसको हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं। नया वाला जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, उसकी हम लोग बातें यहां पर करते हैं। जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन, जीनोम क्या होता है, ठीक है, राइस जीनोम प्रोजेक्ट्स क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भैया फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल हो रहा है। एसीपी प्रद्युमन का जो साथ में रहता है ना वो, हाँ, डॉक्टर शालू के यही कर रहा है, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में होता है, ये फॉरेंसिक साइंस है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आपको एक बेसिक एलिमेंट्री आइडियाज में होना चाहिए, ये आता है, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की मैं बात करूं, डाउन सिंड्रोम्स, ट्यूमर, क्लिफिंटर्स, थैलासीमिया, थैलासीमिया को हम लोग जनरली ब्रीडर्स डिजीज भी कहते हैं, नहीं हेमोफीलिया को कहते हैं, सॉरी, ठीक है। थैलासीमिया ब्लड कैंसर होता है, ठीक है, यहाँ पे हेमोफीलिया नहीं लिखा हुआ है राइट नाउ, मैं बता देता हूँ, हेमोफीलिया ब्रीडर्स डिजीज कहलाता है, अगेन वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हम लोग इसके बाद, हाँ है तो हेमोफीलिया लिखा है भैया, हेमोफीलिया है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे नहीं होगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के हम लोग इनकी बातें करते हैं, बात क्लियर है बेटा। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होता है बेटा कि उसमें जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है ना वो कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कम ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट्स आते हैं। इवोल्यूशन, इंसान बंदर से कैसे इंसान बना, ठीक है, अभी तो कुछ बन ही रहे हैं, कुछ प्रोसेस में ही है, ठीक है, तो उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं डार्विन से क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, कैसे होता है, डार्विन आइलैंड क्या था, ठीक है, जिसको हम लोग डार्विन फिंचेस कहते हैं, डार्विन फिंचेस क्या है, ठीक है। ह्यूमंस कहाँ से, नियंदरथैल से कैसे आया, ठीक है, कैसे हम लोग स्टोन एज से आगे डेवलप किए, कैसे हमारा बॉडी इवॉल्व करता रहा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं इवोल्यूशन थ्योरी में, ठीक है। फिर आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो मैंने कहा ना कोई साइंस पढ़ो और उसका एप्लीकेशन ना पढ़ो क्या फायदा, ठीक है, तो ये उसका एप्लीकेशन वाली बात करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस क्या है, नॉर्मल डिजीज क्या है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिसिस, एस्कैरिस, टाइफॉइड, ठीक है, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमेबॉयसिस, रिंग वॉर्म, ठीक है, इसके एक बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी, हम लोग बॉडी में कैसी कैसी इम्यूनोलॉजी है, कैसी इम्यून सिस्टम है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको यार,
एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या बेसिस है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर आता है स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है, क्या क्या है, सिंगल सेल, एससीपी क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, एपीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बेसिक चीज़ें, माइक्रोब्स कैसे हमारे काम में आते हैं, लैक्टोबैसिलस, और ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा इसमें होती है। अगेन न्यू टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत छोटा कर दिया गया है, ठीक है, बट इसको छोटे में या हल्के में लेने की कोशिश मत करना, इसको थोड़ा सा डिटेल में रखने की कोशिश करना कि हम थोड़ा सा डिटेल में रखा जाए इसको, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बातें होंगी, ठीक है, बायोपायरेसी, पेटेंट्स, बीटी कॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इन पे सवाल रहा है, ठीक है, बहुत कॉमन सी पार्ट से सवाल रही है, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको डिटेलिंग में रखना है। फिर हमारा आता है हम लोग लास्ट पार्ट में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, बहुत छोटा थियोरेटिकल पार्ट है बट इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर बच्चा आपने कंसेप्ट ले लिया इस पार्ट का, ठीक है, तो आसान हो जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोसिस्टम में एनिमल्स रहते कैसे हैं, म्यूचुअलिज्म क्या है, सिम्बायोसिस क्या है, किन बेसिस पर डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें डिवाइडेड होती हैं, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बातें होती हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है हमारे, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बातें होती हैं, ठीक है। तो अब देखो एक रफ थ्रू अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको बेसिक जोलॉजी के लिए आपको ये सारी बातें जो है आप इसको एक स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में ले लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले अर्थवॉर्म, देखो नोट करने वाली बात है, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग वर टॉट अर्लियर बट नॉट इन सिलेबस, अब उसको नहीं रखा गया है सिलेबस में, ठीक है, नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चर्चाएं हमने कर ली हैं, हमने सारी बातें कर ली हैं। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता चलूं, अब आप सोचो कि अगर ड्यूटी सोसाइटी का एक टीचर एवरी सब्जेक्ट के बारे में ऐसा इन डेप्थ एनालिसिस इंसाइट आपको दे सकता है, तो ईच एंड एवरी स्पेशलाइज्ड फील्ड में क्या करेंगे, एवरीवन, सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये आपको इंटरकनेक्शन तभी दिखता है जब आपको सब्जेक्ट इंसाइट अच्छी होती है, जब आपका इन डेप्थ नॉलेज होता है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको यही इनसाइट, यही इन डेप्थ एग्जाम से पहले चाहिए, जो कि हम लोग नीट लेवल पे भी आपको पढ़ा रहे हैं, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, ठीक है, उस नंबर पे फटाक से कॉल करिए, लेट मत करिए, ठीक है। लेट हो जाइएगा, आपको जितना टाइम देना चाहिए उन चैप्टर्स में आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। हम भी मजबूर होके जो ट्रिक्स टिप्स आपको दे सकते हैं वो आपको नहीं देंगे, दे नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है ना, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लेट ना करें, नीचे दिए गए नंबर, जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, फौरन फोन उठाइए, नंबर डायल करिए और 100+ इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ ड्यूटी सोसाइटी एंड गाइडेंस सेंटर वहां जुड़िए, जिसकी इतिहास, जिसका हेरिटेज अपने आप में एक वर्ल्ड लेवल का रिकॉग्निशन रखती है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन रखती है। ये इंस्टीट्यूट आप ऐसा मत समझिए कि एक छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट है स्टार्टेड बाय एनी इंडिविजुअल। तो आप इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आप देखें, हमारे चैनल पे वीडियोस डली हैं, आप देखिए और आप एक एक्सेलेंस के रेस में जुड़िए, ठीक है। इसी के साथ एक उम्मीद रखता हूं मैं कि आपसे जल्दी रूबरू मुलाकात होगी, इस कैमरे के थ्रू बात नहीं होगी, ठीक है। और इस उम्मीद के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूं, आपके साथ में जल्द ही जुड़ूंगा न्यू सेगमेंट के साथ, PYQs के साथ, आपको घर बैठे एक इन डेप्थ एनालिसिस दूंगा। चलिए तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, खुदा हाफिज।